पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से 10 तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है हम लोग का रहेगा। देखिए, जैसे कि बता दूं कि इस टाइम पर हम लोग का प्रैक्टिस आपका होने वाला था, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट मैथ में है उसका थ्योरी जब तक इंट्रोडक्शन में आप लोग नहीं समझेंगे तब तक आपका प्रैक्टिस सेट का रिजल्ट बढ़िया नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ बालक ऐसे हैं कि पढ़ चुके होंगे, कुछ बालक ऐसे होंगे को पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास करवाना पड़ेगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास जो उसका बेस है वो जानेंगे तभी उनका ऑब्जेक्टिव में या बनाने का तरीका हो सकता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए कि जब तक उसको हम लोग जानेंगे नहीं तब तक उसका नहीं हो पाएगा। ये रटने वाला नहीं है, ये समझने वाला होता है। और ये जितने भी हम लोग बात करें वो सबके सब यहाँ पर बात करें तो बनाना हम लोग जानेंगे हम लोग, तब जाकर हम लोग का ऑब्जेक्टिव निकल पाएगा। नहीं तो एक ऑब्जेक्टिव में आप एक ही ऑब्जेक्टिव में 3-4 मिनट लगा देंगे, 5 मिनट, तो कैसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप इंट्रोडक्शन क्लास को करें, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है आज का ये चैप्टर, आज का ये वीडियो। तो मैं बात करूं कि हम लोग ये चैप्टर नंबर हम लोग 3 पे चल रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर आराम से इसका इंट्रो करेंगे, उसके बाद अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे हम लोग का क्वेश्चन आता है, क्या इस चैप्टर में खासियत है, इस चैप्टर का क्या मतलब, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, आपको समझने को मिलेगा। तो चलते हैं इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर यहाँ पर मैं बोर्ड पर हेडिंग मार दिया हूँ पहले से कि ताकि टाइम आप लोग का बच सके। यहाँ लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो आपको यहाँ पर देखिए समझना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले नंबर आपको एक मैं बात बता दूं, चर किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है चर क्या होता है मेरे भाई। तो चर क्या होता है आप समझेंगे। चर उस मान को बोलते हैं, वह चर कहलाता है जिसका मान बीजगणितीय रूप में, अगर बात करें बीजगणितीय रूप में, उसका मान बदलते रहता है, वो चर होता है। तो चर के बात करें तो जितने भी अल्फाबेटिकल होते हैं वो सबके सब चर होते हैं। चर की बात करें तो जो अल्फाबेटिकल जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c हो गया, etc, मतलब आगे तक भी जा सकता है। ये सबके सब क्या हो जाएंगे, ये सबके सब चर हो जाएंगे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे चर क्या होता है इस तरीके से, कितने में, एक चर में, 2 चर में, मतलब 3 चर में क्या होता है, द्विघात समीकरण, त्रिघात, मतलब आगे पढ़ने को मिलेगा। और मैं जो मेरा पिछला जो वीडियो है ना उसमें भी मैं बहुपद की इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दिया हूं कि चर के बारे में, टर्म के बारे में, पद के बारे में, सबके बारे में बता दिया हूं। और जो आपको बात करूं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जब इसके बाद में आपको एक मतलब कि छोटा सा क्लिप दे दिया जाएगा, उसमें आपको चर अचर के बारे में क्लियर हो गया है। क्योंकि वो चर देखिए, आपको मैं मैथ का हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट जो फैक्ट है जो एग्जाम में आने वाला होता है ना, वो मैं आपको हर एक वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उसको देखेंगे समझेंगे, ठीक है ना। वो वीडियो है जो मतलब 5 मिनट का 4 मिनट का, आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग इस पर। तो लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग का जब देखने को मिलेगा तो दो चर वाले रैखिक के बारे में पढ़ेंगे। दो चर में तो क्या होगा, दो चर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर आप देखेंगे बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे कि बीजगणितीय क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। बीजगणितीय व्यंजक लिखा हुआ है स्थिरांकों, नियतांकों और चरों का संयोजन जो 4 अंकगणितीय संक्रियाओं, यानी 4 जो चिन्हों है ना, प्लस माइनस गुणा भागा, नहीं बात करें भागा गुणा माइनस जोड़, जोड़ घटाओ गुणा भागा, ये देख रहे ना, द्वारा जुड़ा होता है बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। मतलब समझिए बीजगणितीय क्या होता है, क्यों इसमें बीजगणितीय बात किए हैं। देखिए चैप्टर नंबर जो 3 है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण को दो तरीका से हम लोग हल करने वाले हैं, मुख्यतः दो तरीका से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। एक का नाम होता है ग्राफीय विधि और दूसरा का नाम होता है बीजगणितीय विधि।
बीजगणितीय जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग का अलग अलग उसका कंसेप्ट आता है, रूल आएगा, हम लोग अलग अलग उसका मेथड से बनाएंगे। और जो हम लोग बात करें ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि में आपको समझना है चर का हल एक चर में कितना होगा, संगत क्या होगा, प्रतिस्थापन क्या है, उसकी मतलब जो कितने हल हो सकते हैं ये के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग का दो टाइप होंगे इस चैप्टर में, एक का नाम होगा, एक विधि जो होगी उसका नाम हो जाएगी बीजगणितीय विधि, और जो दूसरी विधि होगी उसका नाम हो जाएगा ग्राफीय विधि। तो ये दो विधियां मुख्यतः हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो इसलिए मेरा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है बीजगणितीय व्यंजक। समझिए बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। यानी बीजगणितीय व्यंजक मतलब बीजीय व्यंजक, आपको मैं पिछला वीडियो में बता दिया बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक का मुख्यतः अगर आपको डिफिनेशन देना तो देखिए चर और अचर, आप समझ रहे होंगे चर क्या होते हैं। चर उसको बोलते हैं जिसका मान हम लोग का हमेशा बदलते रहता है। किसी भी बीजगणितीय रूप में बात करें यानी गणितीय प्रक्रियाओं में उसका मान बदलते रहता है, वो क्या होता है, तो चर होता है। अचर का मतलब कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, उसका मान स्थिर होता है, वो नियत होता है, उसी को बोलते हैं नियतांक। देख रहे हैं यहाँ पर नियतांक बोलते हैं। तो जब दोनों चर और अचर, नियतांक का मतलब क्या हुआ सर, तो नियतांक का मतलब जितने भी नंबर्स है ना, गिनती की संख्या वाले 1 2 3 4 5 वो सबके सब इनका होते हैं अचर में आते हैं। अल्फाबेटिकल वाला ABCD XYZ जितने भी होते हैं वो सबके सब क्या में आते हैं, तो चर में आते हैं। तो आई होप कि समझ गए होंगे। देखिए अब बात करें बीजगणितीय व्यंजक, तो क्या होता है कि जब से पहले नंबर बात करें चर और अचर, चार चिन्हों के द्वारा, चार चिन्ह कौन है, तो प्लस माइनस गुणा भागा, चार चिन्हों के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बीजगणितीय मतलब व्यंजक बोलते हैं। बीजीय व्यंजक बोले चाहे बीजगणितीय व्यंजक बोले, समझ में आ रहा होगा। जैसे समझिएगा, जैसे अगर बात करें यहां पर एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे आप देखिएगा 2 है, ठीक, और यहां पर x है, तो 2 है और एक हम लोग 2 हमारा कौची है, तो कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई दोनों को मल्टीप्लाई तो क्या बना, 2x बना। तो ये आपका यहाँ पर क्या दिया, 2x क्या दिखाई दे रहा है, तो 2x आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बीजगणितीय व्यंजक दिखाई दे रहा है। इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तो बीजीय व्यंजक। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब देखिए उसका एग्जांपल यहाँ पर आपको लिखा गया है कि जो ये लिखा है, जो बीजगणितीय व्यंजक लिखा है, स्थिरांकों और चरों, अभी लगले बोले थे चर और अचरों का मेल जब प्लस माइनस गुणा भागा से दिखाते हैं तो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक, तो देखिए स्थिरांकों और चरों, कांस्टेंट और वेरिएबल का संयोजन माने जोड़, इन चार अंकगणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भागा द्वारा जुड़ा होता है, मिला होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बीजगणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब समझेंगे आगे, लिखा है समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं सर, बहुत क्वेश्चन आता है समीकरण क्या होता है। तो समीकरण के लिए आपको भी जानकारी होनी चाहिए, समीकरण किसके बोलते हैं, किसको बोलते हैं समीकरण। तो देखिए बराबर चिन्ह के साथ एक बीजगणितीय व्यंजक समीकरण कहलाता है। मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम आपको लिख रहे हैं x + 2, तो आप इसको क्या बोलेंगे, तो इसको आप बोलेंगे ना बीजगणितीय। अभी लगले बोले हैं बीजीय व्यंजक बीजगणितीय क्या होता है। अगर यहां पर हम लोग बराबर चिन्ह के साथ यहां पर 0 दिखा दें और इस फॉर्म में लिख दें, यानी बात करें समीकरण को बात करें, तो जब बीजीय व्यंजक को दो यानी LHS और RHS दोनों भागों के बराबर चिन्हों से बांट देते हैं, यानी बराबर चिन्हों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, तो समीकरण बन जाता है। समझ में आ रहा है। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है 6x + 12, तो जब ये 6x + 12 लिखा हुआ है तो ये समीकरण नहीं कहलाएगा, अभी हम समीकरण भी नहीं कहलाएगा। अगर हम क्या करते हैं, ये मेरा बीजीय व्यंजक कहलाएगा या बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा। अगर इसको हम बराबर चिन्हों को लगकर इसको क्या कर दें, इसको LHS और इसको RHS से अगर हम दिखा दें तो ये मेरा बन गया समीकरण बन गया। जब इस रूप में होगा तो ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा, जब इस रूप में रहेगा तो समीकरण कहलाता है। थोड़ा सा खाली अंतर है, लेकिन यही अंतर बहुत अंतर है। देखने में लग रहा है कि खाली बराबर 0 एक ही जैसा है, मेरे भाई बहुत अंतर है बीजगणितीय में समीकरण में, और वो सही बहुपद में भी अंतर है। बीजगणितीय बहुपद बीजीय समीकरण देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन अलग अलग कंसेप्ट होता है। जब बीजीय व्यंजक पढ़ लिए, यहां पर देख लिए हैं, अब इसका जो टर्म होगा छोटे छोटे टर्मों से मिलकर क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। तो आगे मैं बता चुका हूं, अभी फिलहाल हम लोग का इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, किस चैप्टर में मेरे भाई, तो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। आई होप आप समझ चुके होंगे बीजीय व्यंजक एंड समीकरण।
अब हम लोग चलते हैं किसमें, तो हम लोग चलेंगे एक चर में रैखिक समीकरण। तो देखिए एक चर में रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले नंबर बात करूं चर बात करूं तो अल्फाबेटिकल वाला सबके सब चर होते हैं, वेरिएबल। यानी जो समीकरण हम लोग का होगा, यानी जो बीजगणितीय व्यंजक होगा उसमें चर यानी एक समान वाले जो होंगे उनको बोलते हैं एक चर। समझिए देखिए जैसे वह समीकरण जिसका उच्चतम घात एक लेकिन उसमें चर हो एक समान हो। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 2-3 एग्जांपल बता रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं 2x + y = 4। तो बताइए समीकरण किस चर में है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक x दिखाई दे रहा है चर और एक यहाँ पर y दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चर है ना, ये अलग अलग चर है। कितने चरों में, चरों की संख्या कितनी अलग अलग है। यहाँ पर ध्यान देंगे एक और एक 2 है, ठीक। तो ये कितने चर में हो जाएंगे सर, तो ये 2 चर में हो जाएंगे, ठीक, 2 चर कहलाएंगे। अब आप इसको समझिए घातों की संख्या पर। तो बताइए घातों की संख्या कितनी है, तो घातों की संख्या 1 है। तो इसका नाम क्या बताएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात समझ में आ रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। अब आपसे मैं बात करूं एक चर में, तो देखिएगा ध्यान से, यही जो क्वेश्चन होता x + 4 = 3 होता, x + 4 = 3। तो इसमें चर कितने आ रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो चर 1 है, ठीक है ना, 1 है चर, एक चर आ गया। अब इसमें समझेंगे कि क्या है इसकी घातों की संख्या, तो कुछ नहीं है, तो 1 है। तो बोलेंगे इसको एक चर में रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, एक चर में रैखिक समीकरण। आई होप कि समझ रहे होंगे। बस सिंपल भाषा में बात करें, 2 चर जिनमें अलग अलग 2 चर दिखाई दे उसको 2 चर बोलते हैं। घातों की संख्या देखिए, उसकी घातों की संख्या, उस चर की घातों की संख्या अगर 1 है तो रैखिक है, 2 है तो द्विघाती हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप में, आप समझिए। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे एक चर में रैखिक समीकरण का हल। अब देखिए एक चर में रैखिक समीकरण का हल हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, चर का वह मान जिसे समीकरण में उस चर पर प्रतिस्थापित करने पर समीकरण संतुष्ट हो जाता, जिसे रखने पर समीकरण के दोनों पक्षों समान हो जाते हैं, समीकरण का हल कहलाता है। समझिए फिर से, कह रहा है एक चर में रैखिक समीकरण क्या होता है, चर का वह मान जिसे समीकरण में उस चर पर प्रतिस्थापित करने पर समीकरण संतुष्ट हो जाती है। यानी अगर बात करें आपको यहां पर, जैसे मान लीजिए अगर यहां 2x + 4 = हम 20 रख दिए यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर क्या मतलब भाई, बराबर दिखा रहा है, इधर LHS हो गया उधर RHS हो गया। अब यहां पर क्या कीजिए, हल कीजिए। तो हल करेंगे तो 2x बराबर, ये प्लस में है उधर जाकर काम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर 20 में से 4 घटा का बचा 16 बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/2 हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आया, 8 आया। यानी x का वैल्यू क्या निकल गया, 8 आया। अब आप चेक कीजिए, चेक करेंगे तो क्या आपको चेक मिलेगा, 2 × x + 4 = 20। अब x का वैल्यू क्या निकला है, 8 निकला है। आप इसके जगह पर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो आप देखिए यहां पर क्या निकल रहा है, तो 8 दूनी 16 + 4 = 20, और दोनों को जोड़ेंगे तो 20 = 20, इसलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो मेरे भाई ये होता है क्या, तो इसको बोलते हैं एक चर में रैखिक समीकरण का हल। यानी समीकरण का हल ये होता है एक चर में। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ये चैप्टर का इंट्रो में इतना जानकारी होना चाहिए कि बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं। दूसरा नंबर हम लोग बात करें समीकरण किसे कहते हैं। तीसरा नंबर एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। चौथा नंबर समीकरण का हल किसे कहते हैं, ये आपको आनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर पर। तो 5वां नंबर में देखेंगे क्या है, तो 5वां नंबर में इसका नाम आएगा, तो इसका बारे में आगे देखेंगे। हम लोग 5वां नंबर में देखेंगे, तो 5वां नंबर जो हम लोग आने वाला है, इसका नाम है 2 चरों में रैखिक समीकरण। अभी फिलहाल जो चौथा नंबर में पढ़े थे हम लोग, समीकरण का हल पढ़े थे, और उसका तीसरा नंबर जो हम लोग पढ़े हैं उसमें पढ़े थे एक चर रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए कुछ इस चैप्टर में विशेष नहीं है, अगर आप हार गए तो काम खत्म है, इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन सबसे मेन होता है, वही कीजिए। यहीं से अब हम लोग का चैप्टर का 22 स्टार्ट होने वाला है। देखिए
लिखा गया है दो चरों में रैखिक समीकरण। क्या होता है दो चरों में? तो मैं आपको हर एक स्टेप में बता रहा हूं कि दो चर वाले में क्या होता है। देखिए, वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यहां पर दोनों चर x y ये क्या होंगे? दो चर में रैखिक समीकरण कहलाएंगे। मतलब समझिए, अगर आपको एक मतलब कि मान दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो समीकरण इस रूप में रहेगा, आप उसको क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें भी एक बात और है, जो ए का वैल्यू हो ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए भी 0 होगा तो मेरा कोई चर नहीं कहलाएगा, उसका मान शून्य हो जाएगा, और जब शून्य होगा तो वो क्या निकल कर आएगा? तो वो अचर बन जाता है। इस बात को समझिएगा, यानी जो समीकरण इस रूप में हो, जैसे समझिएगा ध्यान से, अगर यहां पर एग्जांपल लिख रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं 2x अब प्लस यहां लिख रहे हैं by अब प्लस में यहां लिख रहे हैं c अब बराबर 0। यहां पर इसको थोड़ा देखिएगा, इसको ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा गौर कीजिए और इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये जो आपका x है एक चर है और y है ये दूसरा चर है, दोनों अलग अलग चर है, तो इसका नाम पड़ गया दो चर वाले। और यहां पर आप देख रहे हैं a, इसको a बोलते हैं, ये हमनी के a वैल्यू है और ये हमारा क्या है? b वैल्यू है। ए बी सी कभी भी ए बी बात करें, ए और बी कभी 0 नहीं होना चाहिए। सी 0 हो सकता है, बट अगर बात करें ए और बी शून्य नहीं होना चाहिए। जब शून्य होगा तो 0 में शून्य से x में गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, फिर b और y में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और c का वैल्यू मान लीजिए 3 आता है, तो हमारा कब कहलाएगा? दो चर में रैखिक समीकरण नहीं कहलाता है। तो चलते हैं हम लोग, अगला नंबर में इंट्रोडक्शन है, आप देखते चलिए समझिए। दूसरा में है दो चरों में रैखिक समीकरण का हल। दो चरों में रैखिक समीकरण का हल, तो क्या होता है दो चरों में रैखिक समीकरण का हल? तो आप देखिएगा, x और y के मानों का युग्म जो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 नॉट इक्वल टू a 0 के बराबर नहीं है तथा b नॉट इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। आगे समझेंगे, जो पीछे मतलब था वही टॉपिक में था कि यहां पर आपको बोलेगा कि मतलब समीकरण का हल क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए आपको एक समीकरण दिया गया, उसका ax प्लस, मान लीजिए हाँ ये समीकरण है, हम बोलेंगे इसका दो हल बताइए, तो क्या कीजिएगा दो हल में? तो आप x का वैल्यू रखिएगा, y का वैल्यू निकलते जाएगा। आप y का वैल्यू रखिएगा, x का वैल्यू क्या होता जाएगा? निकलते जाएगा। आप यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे उसे, ग्राफीय विधि में मैं बताने वाला हूँ, ग्राफीय विधि में किस प्रकार से हम लोग इसका हल करेंगे मान। फिलहाल आपका इंटू में ये डिफिनेशन आना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। जब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान करें, तो देखिए यहाँ पर बात करें तो x और y का मानों का युग्म है, यानी जब उसको हल करेंगे तो x का मान रखिएगा, y का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू रखिएगा, x का मान निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? वही चीज है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, अब यहां से सीखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल एंड विधि, यानी जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म के हल निकालने की दो विधियां हैं। मुख्यतः कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? तो पहला का नाम है ग्राफीय विधि, दूसरा का नाम है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में क्या होगा तो समझिए, ग्राफीय विधि में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ग्राफीय विधि क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक बात पूछा जा रहा है, ग्राफीय विधि में क्या पूछेगा? तो ग्राफीय विधि में सबसे पहले नंबर तो आपको एक चीज आना चाहिए, ग्राफ क्या होता है। ग्राफीय विधि तो देखिए, ये मान लीजिए आपका एक क्या है, तो ये मान लीजिए आपका एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, ये आपका क्या है? तो ग्राफ पेपर है। आप इसका सीधा पारिएगा इस तरीके से, ये आपका क्या है? तो ग्राफ पेपर है। अब ग्राफ पेपर है तो इसके दो लाइन, इसको एक है हमारा, एक हमारा इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे क्षैतिज, और क्षैतिज को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, और जो दूसरा होगा ये एक्स डैश अक्ष, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा? वाई अक्ष। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y डैश अक्ष। इस प्रकार से हो जाएगा y अक्ष, y डैश अक्ष। आप समझिएगा, जब ये दो, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा को, जब हम इस मूल बिंदु पर काट रहा है, तो ये हमारा जीरो कहलाता है। जीरो कहलाता है। तो जीरो के दाईं ओर की मापी गई दूरियां सबके सब प्लस होती है। जीरो की दाईं ओर की मापी गई दूरी सबके सब क्या होती है? प्लस होती है। और जीरो के बाईं ओर की मापी गई दूरी सबके सब क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बात समझ में आ रहा है?
जीरो के ऊपर की ओर मापी गई दूरी सबके सब क्या होती है, प्लस होती है, और जीरो के नीचे की ओर मापी गई सबकी सब दूरी क्या होती है मेरे भाई, तो माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं को जब ये काटा है जीरो, तो इसको कितने तलों में बांटा है, तो आप देखिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं कौन सा, तो इसको बोलते हैं प्रथम। ये कितने चतुर्थांश में बटा है, 4 तत्व, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, दूसरा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, क्वेश्चन आपको निकल के आएगा। यहां से पूछेगा प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो अब जानते हैं कि ये एक अक्ष वाला, जीरो से एक वाला सबके सब प्लस होता है, तो हमारा यहाँ पर जो चिन्ह हो जाएगा प्लस कोमा प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक बार एक्स और एक बार वाई, ये जो तल किससे मिलकर बना हुआ, थोड़ा समझिएगा। तो ये तल जो है प्रथम, ये जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, ठीक, ये आखिर प्रथम चतुर्थांश किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप देखेंगे ये वाला और ये, तो इसका चिन्ह क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, और इसका भी चिन्ह क्या होता है, प्लस। तो आपका ये जो चिन्ह देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश प्लस हो जाएगा। दूसरा नंबर बात करें, ये द्वितीय चतुर्थांश किससे मिलकर बनता है, तो हमेशा आप याद रखेंगे जो मूल बिंदु होता है, इसकी जो मतलब बात करें यहाँ पर, ये जो होता है कि इसकी दूरी क्या होती है, तो 0 0 होती है। ये इसको पहला को हम लोग x बोलते हैं और ये दूसरा क्या बोलते हैं, y। यानी जब भी कोई दूरी आप बिंदु आप लिखेंगे, दो बिंदु है, तो उसमें जो पहला होगा वो हमेशा x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है। उसी प्रकार इसमें अगर हम चिन्ह की बात करें, तो पहला x चिन्ह होगा, x नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, x, तो x कौची चिन्ह होता है, माइनस, ये कौची है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस। यानी समझिए, ये जो तल बना है किससे मिलकर बना है, ये बना हुआ है और दूसरा नंबर इससे मिलकर बना हुआ है, तो ये तल है, तो जो x है ये माइनस में है और प्लस वाला y ये वाला है, y प्लस में है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस चिन्ह होगा। थर्ड नंबर बात करें किससे बन गया है, तो ये ई वाला से और ये वाला से बना हुआ है, तो मेरे भाई ये दोनों तीनों जो बना है, तो ये माइनस माइनस, इसका चिन्ह क्या होगा, तो माइनस माइनस होता है। अब बात करें चतुर्थांश में, चौथा तल में, तो चौथा तल में क्या बना हुआ है, चौथा तल में देखेंगे तो चौथा तल ये x दिख रहे हैं और y दिख रहे हैं, तो प्लस वाला का x को क्या बोलते हैं, प्लस, ये इसको क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया मतलब चतुर्थ। आपको यहां से क्वेश्चन क्या बोलेगा, तो समझिए, क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से कि बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में है, 3, -2 किस चतुर्थांश में है, आपको बताना है किस चतुर्थांश में है। तो देखेंगे यहां पर, ये इसको बोलते हैं x और इसको क्या बोलते हैं, y। तो x है, हाई कौन चीज y है, तो y माइनस में है, तो आप खोजिए कि प्लस और ये माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तो देखेंगे प्लस आ गया इसमें, माइनस आ गया इसमें, यानी जो बात करें -3 और 2 ये किस चतुर्थांश में है, तो सर ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। बात समझ में आया, चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और दूसरा नंबर जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो इसकी विधि पढ़ने वाले हैं, दो चर वाले समीकरण जो हल करने की विधि है, दो तरीका से पता है, ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। तो उसमें ग्राफीय विधि में इसका बहुत भूमिका रहेगा, ये देखेंगे तो बहुत भूमिका रहने वाला है। यानी आपको बिंदुएं दे देगी, हम लोग निकालेंगे दो चर वाले समीकरण का, जो हम लोग हल करेंगे ना, तो उसमें x का वैल्यू रखेंगे, y का आएगा, y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू आएगा, तो उसमें हम लोग का इसका काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहां से आपका निकलेगा। अब इसमें हम लोग को बहुत आय काम करेगा, तो चलिए हम चलते हैं। लिखा है, यदि व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 हो और a2x + b2y + c2 = 0 हो, तो अब यहां से देखिए आपको क्या करना है ना, कि इस पर तो हम लोग का यहां से क्वेश्चन दो को तो फिक्स देगा, एक से दो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में पक्का देने वाले हैं। और उसके बाद में आगे वाले समय में अगर बात करें, आगे वाला टॉपिक में जब चैप्टर बढ़ेंगे आगे आगे, तो इसमें बीजगणितीय रूप में हम लोग को हल करने को बोलेगा। तो बीजगणितीय रूप में हल तभी हो पाएगा जब इस समीकरण का निकाय जो होने वाला है उसका संगत असंगत में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए।
अगर बात करें जो समीकरण का निकाय जो होता है, अगर वो संगत होता है तो ही उसका हल हो पाएगा, और जब असंगत होगा तो उसका कोई हल नहीं होने वाला है। तो हम लोग जानेंगे कि निकाय का जो संगत होता है कैसे होता है। तो मान लीजिए आपको यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तो इसका जो अनुपात जो होगा, दोनों समीकरणों का अनुपात, तो अनुपात समझेंगे वो अनुपात किस रूप में होगा। तो मतलब मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, c1 बराबर 0, एक ये हो गया, इसको अब समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, ठीक। और दूसरा नंबर देखिएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बात करें यहां पर 0, इसको समीकरण क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए, क्लियर। अब इसको आपको अनुपात की तुलना करनी है। अब तुलना करने से देखिए क्या क्या होगा, जो जो आएगा उसी के अनुसार हम लोग का हल होगा। मान लीजिए जब हम लोग तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे दोनों राशियों का, दोनों समीकरणों का। तो देखिए पहला नंबर में a1 अब बाटा में क्या छी a2, देख रहे हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये हम लोग का हो जाएगा, इसी मैथ पर रखेंगे। जब अगर बात करें दोनों का दोनों मान अगर बराबर ना हो, तो इसका जो हल होता है, अगर बात करें तो इस जो ग्राफीय विधि से होगा, ये संगत होता है। क्वेश्चन में पूछेगा संगत और संगत में से कौन है, हो तो बताइए कि कौन संगत है कौन नहीं है। हो तो समीकरणों में संगत और असंगत को पहचान करें। आपको यहां पर देखना है समीकरणों को संगत कह रहा है कि इतना इतना रूप में हो तो समीकरणों को यहां पर छूट रहा है, हो तो समीकरण को संगत और असंगत को पहचान करें यहां पर। तो जब आपको किसी भी समीकरण को जैसे कि मान लीजिए रखेंगे इस रूप में होगा तो क्या होता है, संगत होता है। दूसरा जो केस बनता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, अगर आपका इस फॉर्म में आएगा तो आप क्या बोल सकते हैं। तो जब आपका इस रूप में आएगा तो भी आप इसको बोलेंगे संगत, संगत है ये समीकरण क्या है, तो सर संगत है। तीसरा जो केस बनता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब इस रूप में रहेगा ना आपका समीकरण, अनुपात निकालेंगे तुलना करेंगे, जब इस रूप में रहेगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, तो आप इसको बोलेंगे असंगत है। बात समझ में, इसको क्या बोलेंगे, असंगत है। तो देखिए जो समीकरण हम लोग जो देखने वाले हैं, जब इस रूप में हो रहा है तो संगत हो रहा है, तो मेरे भाई इसमें एक काम करना है, आपको जानकारी होनी चाहिए संगत असंगत। जब समीकरण में पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन में ला रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है। क्वेश्चन ये है कि पहला जो समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस अगर बात करें 4 बराबर 0 और बात करें 4x प्लस 6y बराबर -3 हो तो ग्राफीय विधि से हल करें। क्या करें, ग्राफीय विधि से हल करें। आपका ये क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करने के बोलेगा। तो सबसे पहले नंबर आप क्या करेंगे कि ये जो देख रहे हैं अनुपात है, इस पर आप रखेंगे, आप देखेंगे कि इसका तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद संगत है कि असंगत है क्या है, आपको उसके बाद करना है। देखिए जब संगत होगा
तो इसका हल पूछा जाएगा। तो जब संगत होगा तो इसका हल क्या होगा, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं। जब संगत होता है तो ध्यान देंगे, जब दूसरा नंबर पहले समझ लीजिए, पहले सो देखिए a1 बाई a2 b1 है, संगत पूछा है, हल पूछा है, तो पहले नंबर याद रखें, जब संगत होगा तब अगर आप ये विधि से हल हो पाएगा, ठीक है ना, तो नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर इसको करेंगे 3 और c1 बराबर क्या करेंगे 4। इस प्रकार से ये जो समीकरण फर्स्ट है, ये हम लोग का समीकरण था 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। इस समीकरण फर्स्ट के लिए जो आप देख रहे हैं ये समीकरण 4x प्लस 6y है, माइनस में इधर क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो गया 0। तो ये आपका समीकरण सेकंड है। तो इसमें आप a1 4 b1 6 c1 सॉरी a2 कर लीजिए, क्योंकि a1 तो हो गया तो a2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो bc2 हो जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे 3, ठीक है। अब इसको बताइए हल करिए। तो देखिए अगर हम लोग तुलना करते हैं, अनुपात करते हैं, बैठाते हैं अनुपात में, तो आप देखिएगा a1 का मान a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब a1 का मान रखिए 2, a2 का मान रखिए 4, b1 के मान रखिए 3, b2 का मान रखिए 6, c1 के मान रखिए 4, c2 का मान रखिए 3। आप देखेंगे ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 4/3। आप नॉट इक्वल देख रहे हैं, तो देखिए तो ये किस रूप में जा रहा है, क्या हम लोग का a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 पर जा रहा है। बोलिए जा रहा है, तो अब यहां से क्या करेंगे, बोलेंगे इसका कोई हल नहीं। तो क्या होगा इसका, लिखेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आपको ये बताना पड़ेगा इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और जब यही मैथ जब इस फॉर्म में रहेंगे, दोनों में संगत रहेंगे, अब यहां पर आपको लिख देना पड़ेगा, दीजिए असंगत। तो जब आपको इस तरीके से पूछे ग्राफीय विधि से, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। बहुत लड़के इसको नहीं समझ पाते हैं। जब आपको याद रहे, जब इस रूप में रहेगा तभी आप संगत हल कर सकते हैं, ना तो नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा असंगत का मतलब एक बराबर एक नहीं बराबर, तब जाकर क्या होगा, तो ये हमारा होता है, इसका कोई हल नहीं होता। जब इस रूप में रहेगा तो असंगत बोले। तो आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग का अगला नंबर जो चलता है, जब ये तो संगत से पूछ लिया, हल करने के पूछ लिया। अब दूसरा जो नंबर इसका बात करें पूछने के लिए, क्वेश्चन में पूछ देगा ना कि इसके कितने हल हो सकते हैं, और जो इसकी जो समीकरण की जो अगर बात करें हल होगा, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी। तो समझिएगा, यहां पर इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, आप समझ गए होंगे। आप इसको उतार ले, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला, आप उतार लीजिए इसको, उतारना चाहें तो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए आगे नंबर आप समझिएगा, ये सबके सब थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टेड आपको होने वाला है। अब देखिए समझिए, अगर आपको बात करें यहां पर ये दूसरा नंबर, यदि बात करें, यदि व्यापक समीकरण a1x प्लस b1 प्लस b1y प्लस c बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो इन समीकरणों का हल तथा इनके द्वारा बनाए गए रेखाएं
किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार के होंगे, आपको ये ध्यान देना है। बात समझ में आ रहा है? आप समझिए, यदि व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर, यहां पर आप c1 कर लीजिए, यहां पर आप c2 कर लीजिए, बराबर 0 हो, तो इन समीकरणों का हल तथा इनके द्वारा बनाए गए रेखाएं किस प्रकार के होंगे, ये क्वेश्चन मेरा है। ठीक है, अब समझिए, ये तो हो गया। अब यहां से मतलब क्या हो रहा है, आप यहां से समीकरण को उठाइए, दोनों समीकरणों को। समीकरण नंबर 1 देखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c1 था, 2 था, c2 बराबर 0। अब इसका अनुपात निकालेंगे आप, अनुपात का तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। जब इस रूप में रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि क्या हो सकता है। जब इस प्रकार से रहेगा तो आपको बताना है कि सर इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। जब इस फॉर्म में रहता है तो आप इसको बताना है कि अनेक हल होंगे। दूसरा नंबर बात करें, यहां पर दूसरा नंबर बात करें, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसको बोलेंगे इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी यही वाला संगत हो जाएगा। आपको पीछे में बता चुका हूं, ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तीसरा नंबर जो होगा वो समझिएगा, तीसरा नंबर a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब इस अर्थात a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसको और कर लें, इस रूप में हो, इस रूप में हो, तो आप इसको बोलेंगे अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल, यानी इसका एक हल होगा। ये बहुत ही मेन है। आप देखिए, बहुत कुछ ऐसे लड़के होंगे, कुछ देर आएंगे और कुछ देर ऑनलाइन क्लास से भाग जाएंगे। मेरे भाई, ऑनलाइन क्लास में अस्थिर से टाइम टेबल पर बैठना होता है और अपने अच्छे से तैयारी करना पड़ता है। ये ना कि यहाँ पर जब आप ऑनलाइन बैठे तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और अपने मोबाइल को साइलेंट में रख दें ताकि कोई डिस्टर्ब आपको ना कर पाए इस क्लास में। तो ऐसे होते हैं, बहुत से आएंगे बहुत जाएंगे। मेरे भाई, इंट्रोडक्शन क्लास बहुत आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आया हूं इस वीडियो में, तो आप लोग इसको अच्छे से डेडिकेट के साथ पढ़ाई करें। तो मेरी बात को माने, फॉलो करें और इस चीज को समझें, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो लड़के मेरी बातों को मान रहे हैं, मैं इतना बोल रहा हूं कि जब एग्जाम जब होगा, एग्जाम के बाद आएंगे तो बहुत वो मिस करेंगे, मतलब वो बहुत कुछ आपको बताएंगे, आप पूछेगा उनसे, ये सबके सब वहां पर बात हो रहा है, पढ़ाई सबके सब वहां पर मैच करने वाला है, सबके सब वहां पर मैच करेगा। यहां से आपको अगर नहीं आज चैप्टर आ रहा है तो आपको सबसे बढ़िया एक बोलते हैं अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको समझिए और यहां से आप सीखने की कोशिश कीजिए। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यहीं से क्वेश्चन स्टार्टिंग हो रहा है, यहीं से आप सीख पाएंगे। तो आप बहुत से लड़के नहीं समझ पाते, जो लड़के जो देख रहे हैं डेडिकेट के साथ देखें, अपने को सीखने की कोशिश करें। देखिए, इस रूप में रहेगा तो हम लोग बोलेंगे इसका अनेक हल होंगे, यानी इसको जब हम हल करेंगे तो इसके कितने भी हल हो सकते हैं। और जब इस रूप में रहेगा, जब दो बराबर होंगे और एक नहीं बराबर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। जब इस रूप में रहेगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, कोई बराबर नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय। इसको हम इस रूप में लिखते हैं। अब इसमें से आपको बोला गया था कि रेखाएं बतानी है। क्या बताया गया है, रेखाएं बतानी है ना, किस प्रकार की रेखाएं होंगी। जब हल करेंगे तो समझिए, देखिए, जब ये जो रेखाएं होंगी आपको बताए थे, यहां पर एक हो गया, ये दिखाई दे रहा है, ये तो ये आपका y अक्ष था और ये आपका क्या अक्ष था मेरे भाई, तो ये आपका x अक्ष था, ये था आपका y डैश अक्ष, ये आपका है
एक्स डैश अक्ष। तो समझिएगा यहां पर इसी में आपका काम हो जाएगा। जब आपका जो समीकरण जो बात करें, जो आपका दो समीकरण का युग्म जो रहेंगे, दो रैखिक समीकरण युग्म मतलब रहेगा, जब इस प्रकार से रहता है, समझिएगा, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो आप समझिए अनेक हल के लिए आपका जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को टच करती हुई होंगी इस प्रकार से। मान लीजिए कि रेखाएं हैं, एक रेखा है, ये दो बिंदुएं हो जाएगी इसकी, और ये दोनों बिंदुएं इसी रेखाएं पर होंगी मौजूद। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं समपाती। जब दोनों रेखाएं इसी पर होगी तो इसको बोलेंगे समपाती। किसमें? अनेक हल जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समपाती बोलेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर बात करें कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का क्या होता है? तो कोई हल नहीं का आपको यहां पर देखने को मिलेगा, रेखाएं समांतर होती हैं, दूसरे को काटने वाले नहीं होंगे, ये आगे तक जाएंगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को कभी मिलने वाले नहीं होते हैं। तो ये जो L है और यहां पर बात करें M, ये दोनों के दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? तो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो समांतर किस में होता है मेरे भाई? तो समांतर इसमें हो जाएगा। किसमें? तो कोई हल नहीं वाला क्या होता है? समांतर होता है। और जो तीसरा नंबर है जो नहीं बराबर होगा, तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद कर देते हैं, यानी किसी ना किसी बिंदु पर इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। तो ये जो प्रतिच्छेद होता है इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी बोलेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी और यहां पर समांतर रेखाएं हो जाएंगी और यहां पर समपाती रेखाएं हो जाएंगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को अच्छे से। बात समझ में आ रहा होगा। तो आपको याद रखना है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होंगे तो इसका क्या होगा? अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे तो इसकी जो रेखाएं होंगी वो क्या होती हैं? तो समपाती रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होंगी। दूसरा नंबर बात करें, अगर आपको कोई हल नहीं होगा तो इसकी रेखाएं क्या होगी? तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। और थर्ड नंबर बात करें अद्वितीय में, तो अद्वितीय हल वाला क्या होता है? तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। आपको ये बातों को ध्यान रखना है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आपको ये मैथ पर मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीका से इसका हल होगा। तो आपको मैं पहले भी बता दिया कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसका जब हम लोग हल करते हैं तो दो विधियां मुख्यतः हैं। एक विधि का नाम है बीजगणितीय, ग्राफीय। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? ग्राफीय देख रहे हैं। अब यहां से आप निकालिएगा, जब इस रूप में रहेगा, इस रूप में संगत रहेगा तो आप इसका हल कर सकते हैं, असंगत रहेगा तो हल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से कौन समपाती रेखाएं होंगी, इनमें से किसका मतलब अगर बात करें अनुपात समानांतर होगा तो आप ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिए। ये जो होगा संपाती होता है, जिसमें सबके सब बराबर होंगे वो संपाती, और जिसमें कोई बराबर नहीं उसका अद्वितीय हल। और जो उसका बात करें रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और जिसमें दो बराबर एक बराबर नहीं उसका कोई हल नहीं होगा और समांतर रेखाएं होती हैं। यहां से निकलता है क्वेश्चन ग्राफीय विधि में जब आप बनाएंगे, जब इसको ग्राफ बनाएंगे तो जब दोनों रेखाएं, जब दोनों बिंदुओं से, जब दोनों समीकरणों से हम लोग जो बिंदु लेंगे वो दोनों बिंदु जिस बिंदु पर मिलेगा यही दोनों बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसका क्या होता है? हल होता है, मान होता है। आइए अब समझ रहे होंगे। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर, अब देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसा आता है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अब हम लोग जो पीछे के हम लोग देखें इसका इंट्रोडक्शन से, तो हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी अगर बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, हम लोग उसके कितनी विधियां होती हैं, उसका क्या क्या आलेख हैं और किस प्रकार से उसकी रेखाएं खींची जा सकती हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से विधि से बनते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफीय विधि वाला कि कितने हल होंगे और इसके मतलब के आलेख खींचने के लिए बात किया जा रहा है। तो देखिए जो पहला समीकरण है यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे होंगे x - y + 1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 आप कर लीजिए। दूसरा नंबर आपको देखना है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ से 3x प्लस में लिखा हुआ है 2y
अब माइनस लिख लीजिए 12 बराबर लिख लीजिए 0। इसको आप समीकरण क्या कर लीजिए तो 2 कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि पूछ रहा है ना कितने हल होंगे, तो हल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी तुलना करना पड़ेगा अनुपातों के, यानी दोनों समीकरणों के। तो a1 बराबर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर बात करें b1 बराबर क्या है, कुछ नहीं है तो -1 है। और c1 बराबर क्या है, तो c1 बराबर क्या है तो 1 है। इस तरीका से उसी प्रकार अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर 3 है। उसी प्रकार b2 बराबर क्या है, तो b2 बराबर 2 है। और c2 बराबर क्या है, -12 है। इस प्रकार से तो आप दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो तुलना करेंगे दोनों समीकरणों का, तो अनुपात में देखेंगे आपको तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 करना पड़ेगा। a1 का मान 1 है तो a1 का मान 1 और a2 का मान 3, b1 का मान -1 और b2 का मान 2। यहाँ पर ध्यान देंगे c1 का मान 1 और c2 का मान क्या हो जाएगा 12 है। तो आप देखेंगे ना ये इसके बराबर ना ये बराबर है, तो क्या लिखेंगे, ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि माइनस नहीं होता है, चल जाएगा कहाँ पर, तो अब की बार में ये चल जाएगा 1/3 और नॉट इक्वल टू 1/2 और नॉट इक्वल टू -1/12 हो जाएगा। तो लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और यहाँ पर करेंगे नॉट इक्वल टू c1/c2। तब बताइए क्या होगा, तो इसका जो हल होगा ये हल हम लोग का क्या होगा, तो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, तो अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ अद्वितीय हल है, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में, अद्वितीय हल होगा इसका। और अद्वितीय हल होगा तो यहाँ से अगर आपको पूछता कि संगत है कि असंगत, तो आप यहाँ से संगत भी बता सकते हैं। और जब ये अद्वितीय हल हो गया तो इसकी रेखाएं क्या होंगी आप हमको बताएंगे। तो इसकी जो देखिए रेखाएं होंगी ना, तो रेखाएं जो होंगी, इसकी जो रेखा होगी, जो इसकी दोनों रेखाएं होंगी, वो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ये दोनों एक दूसरे को जब हम लोग हल करेंगे तो प्रतिच्छेदी बनेगा। अब हम लोग से पूछा गया है आलेख, आलेख तो खींचबे करेंगे, इसका फिर मान भी हम लोग निकाल लेंगे। आलेख खींचने के लिए बोला गया है, तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले नंबर देखिए आपको ग्राफ होनी चाहिए। ग्राफों में आप एक चिन्ह लिखेंगे ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और दूसरा का नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका नाम हो जाएगा एक्स अक्ष। तो इसको आप नाम देंगे y1 से, सॉरी y से, इसका नाम हो जाएगा y अक्ष। और यहाँ पर चलेंगे तो इसको नाम देंगे आप y डैश अक्ष। यह तरीका से होता है। अब इसका नाम देंगे x अक्ष और इसका नाम आप देंगे क्या, तो मेरे भाई इसका नाम देंगे x अक्ष। क्लियर हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया 0, मूल बिंदु है, ये क्या है, तो मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु है, आप याद रखेंगे, आपको मैं बता दिया था कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी जो होती है, बाईं ओर की दूरी, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी सबके सब ऋणात्मक होती है, और मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और मूल बिंदु से ऊपर की दूरी क्या होती है, प्लस होती है, और मूल बिंदु के नीचे की दूरी क्या होती है, माइनस होती है। इस प्रकार से तो ये तो हमारा हो गया ग्राफ। अब इसको आप हल करेंगे, तो हल करने से पहले दोनों समीकरणों को आप लिखेंगे। देखिए यहाँ समीकरण 1 जो है x माइनस वाई बराबर क्या है, प्लस प्लस x बराबर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 1 बराबर है क्या हो जाएगा 0। तो आप कुछ मत कीजिए, y को उधर फेंक दीजिए। तो देखिए x माइनस, अब x प्लस 1, y माइनस में उधर क्या हो गया प्लस में। आप इसके लिए यहाँ पर खाना बना लीजिए। आप यहाँ पर खाना बनाएंगे तो खाना में आप भर लीजिए, इसमें आप क्या भर लीजिए, एक्स वाई भर लीजिए। ये एक्स हो गया, ये क्या होगा वाई। आप देखिए यहाँ पर अगर वाई एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या होता है, निकलते जाएगा। तो मान लीजिए आप एक्स का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। यहाँ पर अब देखिए एक्स बार 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो प्लस 1 बराबर वाई, तो वाई का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, ये वाई का वैल्यू निकल गया। एक वाई बराबर क्या निकल गया यहाँ पर, तो वाई बराबर क्या निकल गया, 1 आ गया। अगर बात करें अब की बार ये तो नहीं रख दिए, अब की बार फिर मान रखते हैं x प्लस 1 बराबर वाई। यदि अब की बार x बराबर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा, तो 1 1 हो गया 2। तो अब बताइए y बराबर क्या निकल कर आएगा, तो y बराबर क्या निकल कर आएगा, तो 2 आएगा। यहाँ पर y बराबर क्या निकल के आया, 1 है। तो आपके लिए 2 हल काफी है। इस मैथ को बनाने के लिए, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपका 2 मतलब कि हल हम लोग का काफी है, 2 बिंदुएं काफी है। ऐसे से आलेख खींच सकते हैं। दूसरा नंबर आप देखिएगा, दूसरा आपका जो दिखा हुआ समीकरण में क्या है, तो आपका दूसरा जो समीकरण आप यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा। दूसरा जो समीकरण यहीं पर लिखिए, यहाँ पर यहाँ चलते हैं। दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण में है 3x
प्लस 2y अब माइनस 12 बराबर क्या है 0 है। तो एक काम कीजिए, इसको माइनस 12 है तो एक काम किया जाए क्यों ना दोनों संख्या को उधर लेके चल जाए। तो देखिए 3x अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में उधर जा कम हो जाएगा, प्लस में प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में। अब बताइए यहाँ पर x बराबर ये हमारा 12 माइनस 2y अब बाटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर बॉक्स बनाइए। अब इसके लिए यहाँ पर आप बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद इसका बॉक्स में क्या करेंगे, आप मान को क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो आपका मान डालेंगे तो आपका भी वैल्यू निकल जाएगा। ये हो गया x और ये हो गया y। अब देखिए x बराबर अगर आप यहाँ बात करें, आप यहाँ पर मान रखते चलिए, जो भी मान रखना है। तो मान लीजिए हम एक बार y बराबर 3 रख लेंगे, एक बार क्या रख लेंगे, तो एक बार हम लोग 5 रख लेंगे, चाहे 6 कुछ भी रख लेंगे। एक बार y बराबर 3, एक y बराबर 6। तो देखिए अब की बार अगर x बराबर हम रखे हैं 3 तो 2 y हो गया, और 3 यहाँ रख ले रहे हैं, अब बट्टा में हो गया 3। तो देखिए क्या होगा, x बराबर 12 और 3 दूनी 6 और बाटा में 3। 12 में से 6 घटा बचा कितना, 6 काटा पीटी बचा 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकला, 2 निकल गया। अब की बार हम क्या रखेंगे, x y बराबर 6 रखेंगे। तो आप देखिए जो ये हमारा समीकरण था, तो इस समीकरण को अब की बार यहाँ रख रहे हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ रख रहे हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे x बराबर 12 माइनस 2y अब बाई 3 है। तो अब की बार क्या रखेंगे, 12 माइनस, अब की बार यहाँ पर 2 गुणा y का वैल्यू क्या है 6 है। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो ये 12 माइनस 12 बट्टा में 3। तो बताइए 12 में से घटेगा तो कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 बटा 3, तो इसको भाग देंगे तो क्या निकल के 0 आया, यानी हम लोग का क्या निकल गया 0। यानी आप इसका हल करेंगे तो ये आपका 2 बिंदु निकल गया। अब यहाँ पर कुछ भी मान रख सकते हैं, 3 6 रखें, 1 2 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या क्यों 3 6 रखाऊंगा, क्योंकि 3 6 ये जो हमारी संख्या है पूर्ण संख्या होगी, बाटा में नहीं आएंगी। बाटा में आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ग्राफ पर, लेकिन मैं पूर्ण संख्या के लिए 3 6 कुछ भी रख सकते हैं, आपका मन। ठीक है, अब चलिए ये आपका ग्राफ रहेगा। ग्राफ में आपकी जो एकक की दूरी होगी, ये एकक दूरी कहलाती है। ये मूल बूंदी की दूरी है जो सबके सब होती है, एकक सबके सब सेम होनी चाहिए आपकी। अब कम बेसी रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मेरा तो ग्राफ नहीं है तो मैं आपको इस तरीके से बनाकर दिखा रहा हूं। तो आपका ग्राफ होगा तो सबके सब दूरी को आप बराबर बराबर रखेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार इधर जाएंगे तो इधर माइनस होता है 1, इधर आएंगे तो 2, इधर आएंगे तो 3, इधर आएंगे तो 4, इधर आएंगे तो 5, इधर आएंगे तो 6। अब उसी प्रकार ऊपर छुट जाएंगे तो प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए माइनस में 1, अब यहाँ पर देखिएगा तो माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5 6, इस तरीके से। अब आपको देखिए क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले नंबर जो समीकरण है ना उसका वैल्यू रखिए। ठीक है, इसको दोनों में से किसी का वैल्यू रखना है। तो हम चलते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर लिखा हुआ, तो जो इसका जो बिंदुएं हैं आप देखेंगे 0 1 एगो है, एगो 1 2 है। तो देखिए कैसे मान रखना वो भी ध्यान देना है। आपका जो वैल्यू रखना है 0 1, यानी x पर 0, तो x पर y बराबर x हो गया। x पर 0 कहाँ है, हैजा है। अब देखिए 0 x पर है, y बराबर क्या है 1, तो y पर 1 जाना है आपको। तो 1 जाएंगे तो आपका y वाला मिल गया एक तो। ये बिंदु 0 से 1 जाएंगे, 0 तो 0 में हो गया, 1 हाई हो गया। तो आपका ये जो बिंदुएं होंगी 0,1 रख लीजिए ऐसे, आपका एक बिंदु मिल गया। दूसरी बिंदु खोजनी है x पर 1, तो x कहाँ है, x पर 1 हैजा है, और y पर 2 कहाँ है, ऊपर में है। तो इसके सीध में जाइए ऊपर में और यहाँ पर बिंदु लगा दीजिए, यानी इसका सीध में जाना है और यहाँ पर लगा देना। तो एक बिंदु निकल गया, 1 और 2 नाम भी लिखना चलते हैं। ठीक है ना, एक x हो गया, अब यहाँ पर x और y पर 2, तो इसके दोनों बिंदु मिल गया। अब इस दोनों इंच से आप क्या करिए कि इसको दोनों का क्या करना है, मिला देना है। आप देखिए मिला दिए, आपका ये बिंदु मिल गया और दूसरा बिंदु ये मिल गया, 0 और 1 आपका बिंदु मिल गया। अब देखिए अब आपको चलना है समीकरण, इसका आप नाम रख सकते हैं समीकरण का। इस पर क्या समीकरण था हमारा मेरे भाई, तो मेरा था x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर 0, ये समीकरण था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा नंबर, x बराबर 2 खोजिए। तो x बराबर 2 और y बराबर क्या है, y बराबर 3 प्लस में, तो x बराबर 2 y बराबर 3, इसके सिद्धांत में जाना है ऊपर में सीध में। तो आपका एक बिंदु y मिला, देखिए इसके ऊपर में ऐसे जाएंगे तो इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम 2,3 हो जाएगा, बिंदु ही हो गया। अब आपको देखना है x बराबर 0, तो आपको x बराबर 0 मिल गया, और y बराबर 6, तो y बराबर 6 प्लस में कहाँ है, नीचे के ऊपर, तो ऊपर। तो चलिए सीधे में ऐसे ही आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक, अब आपको देखिए ध्यान से, हाई वाला हाई दोनों मैच किया ना, हाई दूरी ये बिंदु था इसके लिए। तो अब इसको इससे क्या करेंगे, मिला देंगे।
इस प्रकार से इसका नाम ले लेंगे तो इसका आपका बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर इस बिंदु का नाम हो जाएगा 0,6, इसका नाम 2/3 था, 2,3 था। अब बताइए अब दोनों का नाम क्या देंगे, तो दोनों का आप नाम देंगे, इस समीकरण का नाम क्या देंगे, तो इस समीकरण का नाम है 2x प्लस 3x प्लस 2y माइनस में 12 बराबर 0। इस प्रकार से देखिए ऐसे आपका आलेख बनेगा। अब जब आलेख बन गया तो आपका वैल्यू पूछा है ना, हल पूछेगा हल करने के लिए। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को मैच करेगा जिस बिंदु पर, यही इसका आंसर होता है, इसी बिंदु को हम आंसर बोलते हैं। जैसे समझिए ये इसको सीध में आइए तो मान लीजिए सीध में देखिए ऊपर नीचे हो सकता है ना, तो यहाँ पर जाएंगे सीध में तो ये ऐसे बनेगा, यानी इसके सीध में जाएंगे तो 4 और इसके सीध में जाएंगे तो 2, यानी ऐसे करेंगे, नापेंगे, बिंदु को नापना है लास्ट में। तो जो इसका आंसर वाला जो वैल्यू आएगा हल करेंगे तो x बराबर किस पर है, तो 2 पर है, y बराबर किस पर है, तो 4 पर है। इस प्रकार इस मैथ का हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर लिए और आलेख भी खींचा गया और आपका वैल्यू भी निकल गया, x बराबर 2 और y बराबर 4। थोड़ा सा ये जो गलती, अगर देखिए ये आपका जो गैपिंग है ना, अगर इधर उधर रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको नाप कर रखना है। जो दोनों बिंदुएं मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका दोनों बिंदु जहां पर कटान बिंदु होंगी तो x वाला को हम लोग x का मान, y वाला को y का मान कहते हैं। इस प्रकार से इस मैथ को आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग निकाले तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनी थी, जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हुआ तो इसलिए इसका 3 हल होंगे। एक बात करें, एक होता है क्या अद्वितीय हल, एक होता है अनेक हल, एक होता है इनमें से कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए इस टॉपिक को पूरे को। तो हम लोग आज इसको इतने तक ही रखते हैं और उसके अगले क्लास में हम लोग इसके जो बीजगणितीय रूप हैं उसके फॉर्मूलों को देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको इतना ही तक चलते हैं। इसका पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा, तो आप उसको भी देखिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको मैं दे दूंगा, इससे आप हर एक प्रैक्टिस सेट को आप कर लेंगे। तो मेरे भाई उस प्रैक्टिस सेट को आप अगले दिन लगा लीजिएगा। पहले इंट्रोडक्शन समझिए, वीडियो को अच्छे बार देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक लड़के के पास इंट्रोडक्शन पहुंचे। और अपने आप को देखिए किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है मेरे भाई। तो आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठेंगे और अपने आप को एक डिसिप्लिन के साथ और प्लान के साथ करें मेरे भाई। बार बार हर एक वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मेरे बच्चे मेरे बाद वीडियो को देख रहे होंगे वो कम से कम इसको इस रूप में देखते रहें और इसको अनुसार पढ़ाई करें। तो हम चलते हैं, आज आप लोग इसको इतना ही तक रखेंगे। हम लोग नए पार्ट 2 नंबर में चलेंगे और उसको बीजगणितीय रूप को अलग सभी रूपों को हम लोग देख रहे होंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। कॉन्फिडेंस रखें, अपने बड़ों को आदर करें और अपने आप को बहुत बढ़िया से अच्छे से डेडिकेट के साथ पढ़ाई करें मेरे भाई। तब तक आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।